गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को जो गैस्ट्रुलेशन का फेज़ था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो वाला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट था, यानी कि 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे कि फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स, प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स है, फिर सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो टॉपिक था कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट और ओरिजिनेशन कैसे होता है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि फीटल मेम्ब्रेन्स जो हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है। उनका डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली ट्रोफोब्लास्ट से होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की लेयर होती है गैस्ट्रुला स्टेज में। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट से जनरली इनका डेवलपमेंट होता है और इनका ओरिजिन होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियो के चारों तरफ रहते हैं, एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होते, एम्ब्रियो के चारों तरफ रहते हैं, लेकिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये फीटल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब 4 फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं, कल भी बताया था मैंने, कोरायन, एमनायन, एलेंटॉय और योक सैक। 4 लेयर्स हैं, कोरायन, एमनायन, एलेंटॉय और योक सैक। ठीक है, अब ये जो चारों लेयर्स हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये जो डायग्राम है ये शो करता है गैस्ट्रुला स्टेज के एम्ब्रियो को। ठीक है, कौन से स्टेज को? गैस्ट्रुला स्टेज के एम्ब्रियो को शो करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये चारों लेयर्स कहाँ पर हैं? सबसे पहला लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कोरायन है, वो यहाँ पर है। ठीक है, कोरायन के बाद फीटस के इमीडिएटली चारों तरफ, मतलब फीटस से जस्ट बाहर की तरफ जो लेयर होता है, जो सेकेंड लेयर होता है, दैट इज़ द एमनायन। ठीक है, उसके बाद एलेंटॉय आता है, एलेंटॉय जो है वो यहाँ पर 3rd नंबर पे इधर प्रेजेंट है। एंड फाइनली योक सैक जो है वो 4th नंबर पर यहाँ एम्ब्रियो के पास में प्रेजेंट रहता है। तो चारों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कोरायन के ऊपर। ठीक है, कोरायन जो है ये आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन होता है और ये ट्रोफोब्लास्ट के आउटर लेयर से डेवलप होता है। ट्रोफोब्लास्ट में भी 2 लेयर था, आउटर और इनर 2 लेयर था उसमें भी, है ना। तो ट्रोफोब्लास्ट का जो आउटर लेयर होता है, ट्रोफोब्लास्ट के आउटर लेयर से डेवलप होता है कोरायन। ठीक है, अब कोरायन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बनाता है फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा बनाता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ओके, दीज स्ट्रक्चर्स दे आर द कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर द कोरियोनिक विलाई। तो फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा और कोरियोनिक विलाई बनाने का काम किसका होता है? कोरायन का होता है। ठीक है, अब कोरायन ने क्या क्या बनाया? कोरियोनिक विलाई बनाया। तो प्लेसेंटा कहाँ पर बन रहा है? ठीक है, प्लेसेंटा जो है इस जगह पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर? इस जगह पर जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है वो इधर से होगा। और उसके अलावा ये जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है? कोरायन कर रहा है। ठीक है, अब कोरायन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ठीक है, कोरायन का सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाता है। ठीक है, ये जो है फीटस से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा पार्ट होगा? फीटल पार्ट होगा कि जहाँ से प्लेसेंटा डेवलप होगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है कोरायन का? पहला फंक्शन है फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाना। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या होगा कोरायन का? दूसरा फंक्शन कोरायन का है कि फीटस को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, प्रॉपर अटैचमेंट। कैसे?
प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करता है, तो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की वॉल में एम्बेड होता है, मतलब उसमें धंसता है, ठीक है। तो जैसे ही फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल में धंसने लगेगा तो फीटस को और जो है स्टर्डी और फर्म अटैचमेंट जो है यूट्रस के साथ मिल पाता है, ठीक है। थर्ड फंक्शन जो है कोरायन का वो ये है कि ये जो कोरियोनिक विलाईज हैं, ठीक है, ये जो कोरियोनिक विलाई हैं ये फीटस को मदर के ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कोरियोनिक विलाई जो है उसके अंदर ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का बहुत रिच सप्लाई होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है क्या होगा कि मदर के ब्लड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज़ हो करके कोरायन में जाएंगे और कोरायन से फिर ये सारे न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो तक जाएंगे, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो है कोरायन का, ठीक है, वो ये है कि एम्ब्रियो की बॉडी में भी अब मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, क्योंकि वो डेवलप कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उसका, उसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो इतने सारे बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का जनरेट होना तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जनरेट होता है एम्ब्रियो के अंदर, वो भी कोरायन के थ्रू यानी कि कोरियोनिक विलाई के थ्रू हो करके कहाँ तक जाता है, प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से फिर मदर के ब्लड फ्लो में चले जाता है और मदर की बॉडी से फिर जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट है या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है वो भी कोरियोनिक विलाई यानी कि कोरायन के थ्रू हो पाता है, ठीक है। अब फाइनली कोरायन जो कोरियोनिक विलाई होता है ये साइट होता है गैसियस एक्सचेंज का, ठीक है। तो मदर के बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरायन तक आता है, कोरायन में वो ऑक्सीजन को क्या करता है, सप्लाई कर देता है, और कोरायन से ही क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेगा। एम्ब्रियो की बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको क्या कर लेगा, कोरायन से कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो वापस मदर के ब्लड फ्लो में मिक्स हो जाता है, और जैसा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का प्रोसेस है वो नॉर्मली फिर चलता है, ठीक है। तो कोरायन के क्या क्या फंक्शंस हो गए, पहला फीटस को अटैचमेंट देना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि फीटस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तीसरा हो जाएगा कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के रिमूवल में हेल्प करना। और चौथी चीज़ है कि एम्ब्रियो और मदर के बीच में गैसियस एक्सचेंज को करना। ये 4 फंक्शंस होते हैं किसके, कोरायन के, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ द एमनायन, ठीक है। अब ये जो एमनायन है, ठीक है, एमनायन वो मेम्ब्रेन होता है जो कि एम्ब्रियो से जस्ट बाहर होता है और एम्ब्रियो से सबसे रीसेंट में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ़ दिस इज़ द एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो से जस्ट पास में सबसे क्लोजेस्ट जो होता है, ठीक है, वो कौन सा लेयर होता है, वो होता है एमनायन, ठीक है। अब एमनायन जो है ये किससे डेवलप होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन होता है, ट्रोफोब्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन से जो है एमनायन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब एमनायन जो होता है वो क्या करता है कि उसके अंदर की तरफ एक कैविटी होती है। सपोज ये जो लाइन आपको दिख रही है ये एमनायन है, ठीक है, दिस लाइनिंग ओवर हियर इज द एमनायन, ठीक है। अब एमनायन के अंदर ये जो कैविटी या खाली स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये जो कैविटी होती है दिस इज नोन एज द एमनियोटिक कैविटी, दिस इज नोन एज द एमनियोटिक कैविटी। और ये जो एमनियोटिक कैविटी है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, और ये जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ओके, दिस फ्लूइड इज नोन एज द एमनियोटिक
फ्लूइड। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है, फ्लोटिंग नेचर में होता है, ठीक है। और एम्ब्रियो के कुछ सेल्स जो होते हैं, एम्ब्रियो से निकलने वाले डेड सेल्स भी होते हैं। भाई सेल्स का भी तो कुछ लाइफ साइकिल होता है, तो जब पुराने सेल्स मर जाते हैं तो वो जो पुराने सेल्स हैं एम्ब्रियो के, वो शेड कर दिए जाते हैं, वो झड़ जाते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं किसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एम्ब्रियो तो तैर रहा है, साथ साथ कई सारे एम्ब्रियो के डेड सेल्स जो हैं वो भी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है एम्ब्रियो के चारों तरफ रहता है, तो एम्ब्रियो को बाहर से लगने वाले किसी झटके से प्रिवेंट करता है और एक शॉक एब्जॉर्बर के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई टब ले लें प्लास्टिक का, या जो फुलाने वाला स्विमिंग पूल आता है, स्विमिंग पूल ले लें, उसमें पानी भर दें और उसके अंदर में कुछ अगर हम लोग बॉल या ऐसा कोई सब्सटेंस हम लोग डाल दें जो उसमें फ्लोट करता हो, तो अगर हम लोग स्विमिंग पूल को बाहर की तरफ से अगर मारते हैं या उसके ऊपर कुछ ब्लो करते हैं, ठीक है, तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर जो भी सब्सटेंस आपने रखा है उसको उतना ज़्यादा जर्क नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी एम्ब्रियो को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखता है, शॉक एब्जॉर्बर के जैसे एक्ट करता है और एम्ब्रियो को किसी भी तरीके का झटका, जर्क या ब्लो जो है वो लगने नहीं देता, ठीक है। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड का नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है एम्ब्रियो के चारों तरफ सिमिलर या ये कहना चाहिए कि होमोजीनस प्रेशर और होमोजीनस टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करके रखता है। तो ऑप्टिमम प्रेशर और ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी किसका होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज कि एम्ब्रियो का डेसिकेशन प्रिवेंट करता है। डेसिकेशन कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है, ठीक है, एम्ब्रियो को सूखने से, क्योंकि एम्ब्रियो बिल्कुल इसमें तो इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में गैस्ट्रुलेशन स्टेज में एम्ब्रियो जो है कुछ मिलीमीटर बड़ा ही होता है। तो भाई इतना छोटा एम्ब्रियो है तो उसको मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर उसके चारों तरफ जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो वो ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है एम्ब्रियो का डेसिकेशन यानी कि एम्ब्रियो को सूखने से भी बचाता है, ठीक है। फोर्थ फंक्शन जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कि एम्ब्रियो को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए अलाउ करता है, मतलब उतना स्पेस, उतना एरिया प्रोवाइड करता है कि एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो होता है वैसे वैसे ये एमनियोटिक कैविटी भी बड़ी होती जाती है और वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलप करने के लिए जगह, स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड का कि जैसे कि मैंने अभी बोला कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो एम्ब्रियो के डेड सेल्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो के डेड सेल्स जो हैं वो जेनेटिक स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, क्योंकि सेल्स डेड ज़रूर है लेकिन उनके अंदर एम्ब्रियो का डीएनए तो होगा, ठीक है। तो एक टेक्निक होती है कि जिसमें एक्सपेक्टिंग मदर जो होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के बेली में, उसके पेट में जो है एक इतना लंबा सा नीडल होता है, नीडल को इंसर्ट किया जा सकता है और वो जो नीडल है उसको फिर एमनियोटिक फ्लूइड तक ले जा करके उस नीडल के हेल्प से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंजेक्शन के अंदर तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बेबी के एम्ब्रियो के सेल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर एम्ब्रियो के वो जो डेड सेल्स होते हैं उनका जेनेटिक प्रोफाइलिंग किया जाता है, ये देखा जाता है, एक्चुअली चेक किया जाता है कि बेबी को किसी तरीके का जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर कभी भूले भटके ऐसा अगर निकल गया, रिजल्ट्स में आया कि बेबी को कोई
बहुत ही ज़्यादा फेटल जेनेटिक डिजीज़ होगा, ऐसा डिजीज़ की जिसके वजह से बेबी की जान को खतरा हो सकता है, आगे चल के बेबी के होने के बाद उसकी जान को अगर खतरा हो सकता है, या बहुत ही कोई रेयर जेनेटिक डिजीज़ उसको हो गया है, तो ऐसे केस में पहले से फिर डॉक्टर्स जो है एडवाइस करते हैं कि जेनेटिक डिजीज़ होने के केस में जो लेडी है उसको अबॉर्शन करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर जेनेटिक डिजीज़ वाला मतलब फॉल्टी बेबी का अगर बर्थ होता है तो वैसे में फिर बच्चे को भी तकलीफ होगी और उसके पेरेंट्स को भी तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये जो पूरा टेक्निक है कि एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करना और उसकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस करके हम लोग पहले से पता कर सकते हैं कि भाई बच्चे को आने वाले उसके लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा भयंकर डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है या होने वाला तो नहीं है। ठीक है, तो उस केस में बच्चे का अबॉर्शन करके बच्चे को और माँ बाप को दोनों को जो है इस तकलीफ से बचा के रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो थर्ड लेयर है उसके ऊपर आते हैं, दैट इज द एलेंटॉय। ठीक है, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द fetal membrane. Okay, third membrane that is over here, this is over here is the एलेंटॉय। ठीक है, अब ये जो एलेंटॉय होता है ये जो मैंने आपको बताया था कल कि एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म जो होता है उसमें से एक छोटा सा एंडोडर्म जो होता है उसमें एक छोटा सा पाइप के जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जो कि एम्ब्रियो का गट बनता है, एम्ब्रियो के इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो जो गट वाला पार्ट होता है एम्ब्रियो का, वहाँ से डेवलप होता है एलेंटॉय। ठीक है, तो वहाँ से जब एलेंटॉय का डेवलपमेंट होता है तो ये देखा जाता है कि एलेंटॉय और योक सैक दोनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे मैं शो करूँगी कि ऐसा थोड़ा सा पार्ट होता है एम्ब्रियो के बॉडी के पास में जो कि डीमार्केटेड होता है, मतलब स्लाइट डिवीजन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पर है ये है योक सैक, और योक सैक से काफ़ी हद तक कनेक्टेड होता है एलेंटॉय। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, एलेंटॉय जो है यहाँ पर से प्लेसेंटा के लिए ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एलेंटॉय से प्लेसेंटा के लिए ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए एलेंटॉय और प्लेसेंटा का जो लोकेशन है वो क्या होता है, एकदम पास पास होता है। ठीक है, अब क्योंकि प्लेसेंटा और एलेंटॉय दोनों जो है एकदम आसपास होते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन प्लेसेंटा जो है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो है कोरियो एलेंटॉइक। ठीक है, प्लेसेंटा जो है उसको कहा जाता है कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा। ठीक है, कहने का मतलब ये है उसका ओरिजिनेशन किसके किसके हेल्प से होता है, कोरायन और एलेंटॉय के हेल्प से होता है, इसीलिए कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एलेंटॉय डेवलप कहाँ से हो रहा है, जो एम्ब्रियोनिक गट का पार्ट था वहाँ से डेवलप हो रहा है, और एलेंटॉय का फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा के लिए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करना जो है, ठीक है, एलेंटॉय का फंक्शन होता है। और ह्यूमन प्लेसेंटा को कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन प्लेसेंटा का डेवलपमेंट जो है वो कोरायन और एलेंटॉय ये दोनों लेयर्स के हेल्प से होता है, इसीलिए हम लोग इसको कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, अब फाइनली हम लोग फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ मेम्ब्रेन पे, दैट इज द योक सैक। ठीक है, अब योक सैक जो होता है ये डेवलप होता है, ये भी डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक गट के हेल्प से ही, जहाँ पर से एलेंटॉय डेवलपमेंट होता है वहीं से योक सैक का भी डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक गट से। ठीक है, अब ये जो योक सैक है, जो अंडे देने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मुर्गी, बत्तख और इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं जो कि
अंडों से बच्चे जिनके होते हैं उनके अंदर ये जो योक सैक है, योक सैक में जो योक होता है अंडे का, ठीक है, वो भरा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन मैमल्स जो हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो मैमल्स के अंदर योक का प्रेजेंस जो है वो नहीं होता है। तो एक तरीके से देखेंगे कि योक सैक जो है वो नॉन फंक्शनल होता है मैमल्स के अंदर, ठीक है। अब योक सैक जो है इसके अंदर एक क्लियर फ्लूइड भरा रहता है, क्योंकि मैमल्स जो हैं अंडे नहीं देते, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो योक सैक के अंदर योक तो नहीं होता है लेकिन एक क्लियर फ्लूइड भरा हुआ होता है। और ये मानते हैं कि जब तक एम्ब्रियो की बॉडी में लिवर का डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो इसी योक सैक के अंदर जो क्लियर फ्लूइड होता है उसी से होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। फिर बाद में जब स्प्लीन और लिवर का फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, तब धीरे धीरे ये जो योक सैक है ये डीजेनरेट हो जाता है और गायब हो जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द फंक्शन ऑफ द योक सैक, ठीक। अब यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दो चीज़ों में क्लैरिफिकेशन दे दूँ। हम लोग के पास दो टर्म्स होते हैं, एम्ब्रियो और फीटस, ठीक है। एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंट है? ऑर्गन्स बनने के पहले जो कंडीशन होता है, ठीक है, ऑर्गन्स बनने के पहले का जो कंडीशन होता है दैट इज़ द एम्ब्रियो। लेकिन जैसे ही एक बार बच्चे के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे सर बन जाए, आंखें बन जाए, नाक बन जाए, मुंह बन जाए, हाथ पैर बन जाए, इंटरनल ऑर्गन्स बनने लगे, है ना, तो जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उस स्टेज को हम लोग फीटस बोलेंगे। लेकिन जब तक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक हम लोग बच्चे को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। तो एम्ब्रियो का जो फेज़ होता है, एम्ब्रियोनिक फेज़ जो होता है वो कम से कम प्रेगनेंसी के 8 वीक्स तक का होता है, ठीक है। तो कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो 8 वीक तक उसका जो बेबी होगा वो एम्ब्रियो कहलाएगा। लेकिन जैसे ही 8th वीक क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 8 वीक्स यानी कि 2 महीने का टाइम जो है अगर वो क्रॉस हो गया, ठीक है, तो 2 महीने का टाइम क्रॉस हो जाने के बाद में बेबी कैन बी कॉल्ड एज द फीटस, ठीक है, दैट इज आफ्टर 8 वीक्स। Up to 8 weeks the baby will be known as the embryo because organogenesis नहीं हुआ रहता है। और 8 वीक यानी कि 2 महीने के बाद में द बेबी कैन नाउ बी कॉल्ड एज द फीटस बिकॉज अब ऑर्गन का फॉर्मेशन जो है वो होने लगता है और हम लोग डिस्टिंक्टिवली देख सकते हैं कि हाथ पैर जो हैं बच्चे के थोड़े थोड़े बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स में हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही हम लोग ये ऑर्गेनोजेनेसिस और आगे के प्रोसेसेस में हम लोग जाएंगे, तो अभी तक मैं क्या टर्म यूज़ कर रही थी? एम्ब्रियो यूज़ कर रही थी, उसके बाद में फीटस जो टर्म है उसको यूज़ करने लगूंगी, ठीक है। तो टुडे वी विल कंक्लूड ओवर हियर। जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन तो हो गया, उसके बाद आगे का जो ऑर्गेनोजेनेसिस का जो पार्ट है, ठीक है, ये जो थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड पॉइंट है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।